है एवरीवन, मैं हूं अंजलि और स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल भारत जी के विद अंजलि में। और आज अपन पढ़ने जा रहे हैं सेकेंड पार्ट, जो कि पश्चिम की ओर बहने वाली नदियाँ, जो कि आगे चल के क्या होती है, खंबात की खाड़ी में गिरती है और फिर अरब सागर में मिल जाती हैं। और इनसे बनने वाले क्वेश्चन भी मैं आपको इसके अंतर्गत करवाने वाली हूँ। इसमें आ जाएगी भारत की प्रमुख नदियाँ जो कि पश्चिम दिशा की ओर बहती हैं। दूसरा, विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्न किस प्रकार से पूछे गए थे वो भी मैं आपको बताने वाली हूँ। और तीसरा आ जाएगा कि कौन कौन सी नदी अपन इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो इसमें प्रमुख रूप से आ जाएगी ताप्ती नदी, साबरमती नदी, लूनी नदी, घग्गर नदी और माही नदी। नर्मदा नदी से कुछ ज़्यादा ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इस वजह से मैंने इसके लिए अलग से पार्ट बना दिया है। अगर वो वाला सेशन आपने नहीं देखा है तो मैं यहाँ पे आपको आइकॉन प्रोवाइड करवा दूंगी, जिसके द्वारा आप वो देख सकते हैं। क्योंकि नर्मदा नदी से क्वेश्चन अधिकतर बने हैं, जो कि मैं उस वीडियो में आपको बता चुकी हूँ। अगर नहीं देखा है तो आप देख लीजिए। साथ में ही अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि मेरे न्यू वीडियो का अपडेट सर्वप्रथम आपके पास में पहुंच सके। चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। सर्वप्रथम पढ़ेंगे अपन ताप्ती नदी के बारे में। अब ताप्ती नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो ताप्ती नदी का उद्गम स्थल है मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में, जो कि मुल्ताई स्थान यानी कि मूल तापी भी इसको कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मूल तापी भी कहा जाता है, जहाँ की पहाड़ियों से क्या होता है, इसका उद्गम होता है। एक और ज्यादातर आपके एग्जाम में बनने वाला क्वेश्चन है कि ताप्ती नदी को किसकी बहन कहा जाता है। आपने पढ़ा होगा भगवान शिव की पुत्री कही जाने वाली नदी है नर्मदा नदी। तो ये वाला क्वेश्चन तो आपने देखा है। अगर आप एमपी के स्टूडेंट हो तो वो एमपी की महत्वपूर्ण नदी है, या फिर एमपी के गंगा आप नर्मदा को बोल सकते हो। तो वो वाले क्वेश्चन तो आपने देखे ही हैं। साथ ही अगर मैं ताप्ती नदी की बात करूं तो ये भी मध्य प्रदेश से ही निकलती है। इसी वजह से मध्य प्रदेश को क्या कहा जाता है? नदियों का मायका कहा जाता है, क्योंकि भारत का एकमात्र राज्य ऐसा है जहाँ पे क्या है, सबसे अधिक नदियां प्रवाहित होती है या नदियां आके मिलती हैं। सहायक नदियां कह सकते हैं। तो सभी की सभी प्रकार से देखा जाए तो नदियों का मायका कहे जाने वाला कौन है? मध्य प्रदेश। तो उद्गम स्थल अपन ने देखा था, मूल तापी भी इसको कहा जाता है। और ताप्ती नदी को किसकी बहन कहा जाएगा? तो ताप्ती नदी को कहा जाएगा भगवान शनिदेव की पुत्री बहन किसको कहा जाता है? तो भगवान शनिदेव की बहन कहा जाता है ताप्ती नदी को। भगवान शिव की पुत्री कहा जाता है नर्मदा नदी को। अगर इसको एक और पूछा जाए कि ताप्ती नदी की पुत्री किसे कहा जाता है या पुत्री किसकी है, तो ये आ जाएगी भगवान सूर्य और उनकी पत्नी छाया, उनकी पुत्री कही जाती है, और भगवान शनिदेव की बहन ये कही जाती है ताप्ती नदी। तो ये वाले क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ चुके हैं कि किसकी बहन कही जाती है, तो आप अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि कुछ ज्यादा डीपली पूछा जाता है तब ऐसा पूछा जाएगा। और नॉर्मली अगर आप कोई कांस्टेबल वगैरह की एग्जाम देने जाओगे तो उसमें आपसे पूछा जाएगा इस पे बनी हुई परियोजना, बांध या कौन सी नदियां इनकी सहायक होती हैं, ऐसे क्वेश्चन आ जाएंगे। और डीपली पूछने में फिर आ जाएगा किसकी बहन कही जाती है या किसकी पुत्री कही जाती है। आगे बढ़े। ताप्ती नदी का प्रवाह क्षेत्र की अगर बात करें तो मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र एवं गुजरात में जाती हैं। और महाराष्ट्र में सबसे अधिक क्या बनाती है? बांध परियोजना बनाती है, बांध परियोजना। तो बांध परियोजना सबसे अधिक कहाँ बनी हुई है इसमें? ताप्ती नदी की। तो ये बनी हुई है महाराष्ट्र के अंदर, यानी कि 2 आप पढ़ोगे महाराष्ट्र के अंदर और बाकी आ जाएगी गुजरात के अंदर। तो सबसे अधिक फायदा अगर आप बात करोगे ताप्ती नदी का प्रवाह तो मध्य प्रदेश से शुरुआत होती है, किंतु सबसे ज्यादा लाभार्थी राज्य में से आएगा गुजरात और फिर आएगा महाराष्ट्र, फिर तीसरे नंबर पर आएगा मध्य प्रदेश। लंबाई की अगर मैं बात करूं तो लंबाई है 724 किलोमीटर टोटल इसकी लंबाई है, यानी कि इससे पहले जो अपन ने नदियां पढ़ी थी उनसे काफी छोटी नदी है। क्योंकि आपने देखा था ब्रह्मपुत्री लंबाई भी अच्छी है, और गंगा नदी की लंबाई भी अच्छी है, सिंधु नदी की लंबाई भी अच्छी है, और फिर नर्मदा अपन ने पढ़ी थी उसकी लंबाई भी अच्छी है। तो इनके मुकाबले इसकी लंबाई कम है। आगे बढ़े। नेक्स्ट है ताप्ती नदी के उपनाम। ताप्ती नदी को सूर्यपुत्री कहा जाता है, जो कि मैं आपको बता चुकी हूँ। भगवान सूर्य और उनकी पत्नी छाया की पुत्री इनको कहा जाता है। ताप्ती नदी की प्रमुख सहायक नदियां आप देख लीजिए। पूर्णा नदी ये सबसे बड़ी सहायक नदी है, सबसे बड़ी सहायक नदी। आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा ताप्ती नदी की सबसे बड़ी नदी सहायक कौन सी है? तो पूर्णा नदी सबसे बड़ी सहायक नदियों में से एक है। फिर बात करें
अरुणा नदी, अरुणावती नदी, पंजारा नदी, गिरना नदी, वांगूर नदी, आनेर नदी, अपरा नदी, गजल नदी, गोमती नदी और मिडोला नदी। ये सारी की सारी छोटी सहायक नदियों में से हैं और बड़ी सहायक में से आ जाएगी पूर्णा नदी। तो ये सारी सहायक नदियाँ आपको याद रखना है, क्योंकि इनमें से कोई भी एक आपकी एग्जाम में आएगा और ज़्यादातर आपको पूर्णा नदी का ही क्वेश्चन देखने को मिलेगा। आगे बढ़े। नेक्स्ट है ताप्ती नदी पर बने बांध। ताप्ती नदी पर बने बांध कौन से हैं? काकरापारा बांध। अब काकरापारा बांध कहाँ पे आ गया है? तो ये आ जाएगा गुजरात के अंदर। गुजरात में बना हुआ बांध है और गुजरात के सूरत से 80 किलोमीटर की दूरी पे है ये। तो अगर आपने नहीं देखा है तो जरूर देख के आइएगा, बहुत बड़ा बांध है काकरापारा बांध। उकाई बांध की अगर मैं बात करूं तो उकाई बांध भी गुजरात में है और ये है सूरत जिले के अंदर ही। कहाँ पे है? सूरत जिले के अंदर ही आ जाएगा उकाई बांध। जेकवाड़ी बांध की अगर मैं बात करूं तो जेकवाड़ी बांध है महाराष्ट्र। कहाँ है? महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में। औरंगाबाद जिले में आपको कहीं कहीं जगह इसमें गोदावरी नदी भी देखने को मिलेगा। कौन सी नदी? गोदावरी नदी। अब गोदावरी नदी अब होगा क्या कि इधर से ताप्ती नदी का पानी जाएगा और इधर से गोदावरी का आगे मिलेगा। तो ये बना हुआ है ताप्ती के ऊपर ही, पर आपको गोदावरी भी देखने को मिलेगा। तो दोनों ही आंसर इसके सही होंगे। हथनूर बांध ये भी महाराष्ट्र में बना हुआ है। हथनूर बांध, इन दोनों से अधिकतर क्वेश्चन आपको नदी से संबंधित नहीं आएगा, सिर्फ आपसे पूछा जाएगा कि कौन से राज्य में बना हुआ है। जेकवाड़ी बांध और हथनूर बांध को थोड़ा कन्फ्यूजन करने के लिए तो आपको आंसर लगाना है महाराष्ट्र के अंदर बना हुआ है। और काकरापारा बांध से संबंधित तो काफी टाइम एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है। आप एसएससी के क्वेश्चन में देखिए, कोई भी एग्जाम का क्वेश्चन उठा के देखिए, काकरापारा से संबंधित एक क्वेश्चन बनेगा। या तो पूछा जाएगा कि किस राज्य में बना हुआ है, तो गुजरात में बना हुआ है, या फिर पूछा जाएगा कौन सी नदी पर बना हुआ है, तो ताप्ती नदी पर बना हुआ है। यह आपको अच्छे से याद रखना है। सेकेंड नंबर पे आएगा उकाई बांध, ये भी काफी टाइम पूछा गया है एग्जाम में, तो इसको भी आप अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए कि कौन सी नदी पे कौन सा बांध बना हुआ है, देखने को मिलेगा। इसी के अलावा एक और क्वेश्चन जो काफी टाइम एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा, मैं आपको आगे बता देती हूँ। इसमें एक और आपसे पूछा जाएगा गुफाएं। किसकी गुफाएं हैं? अजंता की। अजंता की गुफाएं किस नदी के किनारे हैं? तो ताप्ती नदी के किनारे हैं। और अजंता एलोरा की गुफाएं कहाँ पे है? तो ये आ जाएगी महाराष्ट्र के अंदर। भीमबेटका की गुफाएं कहाँ है? मध्य प्रदेश के अंदर। क्योंकि 3 प्रमुख गुफाएं हैं जो काफी टाइम एग्जाम में रिपीट होती हैं। अजंता एलोरा की गुफा महाराष्ट्र में है और भीमबेटका की गुफा मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में है। अजंता गुफा की अगर मैं बात करूं तो ये आ जाएगी ताप्ती नदी के किनारे। दूसरा ताप्ती नदी, ताप्ती नदी भी इसको कहा जाता है, ताप्ती नदी। अब ताप्ती नदी एक और आपको भारत के अलावा कौन से देश में देखने को मिलेगी? तो वो देखने को मिलेगी थाईलैंड में। कहाँ पे? थाईलैंड में। थाईलैंड में अब क्या होगा? थाईलैंड की जो ताप्ती नदी का नाम है वो इसी ताप्ती नदी से नाम लिया गया था। कब लिया गया था? 1915 में, अगस्त के महीने में। कब? अगस्त 1915 में ये नाम लिया गया था। तो आप इसको अच्छे से याद रखोगे कि थाईलैंड की जो ताप्ती नदी है उसका नाम किस नदी के नाम से लिया गया है? ताप्ती नदी के नाम से लिया गया है। कौन से सन में लिया गया है? 1915 में लिया गया है। तो ये वाला क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में बन चुका है, तो इसको भी आप अच्छे से याद रखोगे। इसके अलावा अगर मैं शहर की बात करूं तो गुजरात का एक महत्वपूर्ण शहर है। कौन सा है? गुजरात का महत्वपूर्ण शहर कौन सा है? सूरत शहर, जो कि किस काम में आता है? अधिकतर टेक्सटाइल यानी कि कपड़े का अगर बड़ा बाजार या व्यापार की बात करें तो सूरत का नाम सर्वप्रथम आएगा। तो सूरत शहर जो है वो इसी नदी के किनारे बसा हुआ है, यानी कि ताप्ती नदी के किनारे बसा हुआ है। ताप्ती नदी के किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है? तो सूरत शहर जो है ताप्ती नदी के किनारे बसा हुआ है। इसी के अलावा एक और दुर्ग आता है। कौन सा आता है? असीरगढ़ दुर्ग। असीरगढ़ दुर्ग कहाँ पे है ये? तो बुरहानपुर कहाँ है ये? बुरहानपुर, तो ये मध्य प्रदेश में आ जाएगा। असीरगढ़ दुर्ग के अंदर भी कौन सी नदी प्रवाहित होती है?
ताप्ती नदी होती है। कौन सी नदी होती है? ताप्ती नदी। असुरगढ़ दुर्ग के अंतर्गत भी ताप्ती नदी ही प्रवाहित होती है। इसी के अलावा एक और आता है मेलाघाट। क्या आता है? मेलाघाट। मेलाघाट एवं मेलाघाट टाइगर रिजर्व है ये, टाइगर रिजर्व, मेलाघाट टाइगर रिजर्व एवं रज्जू सेतु। क्या है? रज्जू सेतु। ये भी आपको कहाँ देखने को मिलेगा? तो ताप्ती नदी के किनारे ही देखने को मिलेगा। तो एक और ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, अजंता की गुफाएं ताप्ती नदी के किनारे हैं। ताप्ती नदी थाईलैंड की जो तापी नदी है उसका नाम इसी नदी के नाम से लिया गया है। गुजरात का जो शहर है सूरत शहर, वो ताप्ती नदी के किनारे बसा हुआ है। असुरगढ़ के दुर्ग की अगर मैं बात करूं तो बुरहानपुर में आता है ये, और ये भी ताप्ती नदी के किनारे ही बसा हुआ है। मेलाघाट टाइगर रिजर्व भी कहाँ पे है? ताप्ती नदी के किनारे। और रज्जू सेतु भी कहाँ है? ताप्ती नदी के किनारे बना हुआ है। ये थे इंपॉर्टेंट टिप्स। आगे बढ़े, नेक्स्ट नदी अपन पढ़ेंगे साबरमती नदी। अब साबरमती नदी का नाम आते से ही बहुत सारों के दिमाग में ये आ जाता है कि साबरमती नदी जो है वो गुजरात की एक महत्वपूर्ण नदी है, क्योंकि क्या होता है कि साबरमती का उद्गम होता है राजस्थान से। अगर आपसे उद्गम पूछ लिया जाएगा कि साबरमती का उद्गम कहाँ से होता है, क्योंकि आपने वो सुना होगा कि साबरमती आश्रम कहाँ है, तो वो अहमदाबाद में साबरमती के किनारे बसा हुआ है। तो साबरमती का नाम आते से ही सीधा सीधा आपको गुजरात याद आएगा, किंतु अगर उद्गम स्थल पूछ लिया जाए तो वो राजस्थान आएगा। तो साबरमती के उद्गम की बात करूं मैं, तो इस नदी का उद्गम उदयपुर की अरावली पहाड़ियों से होता है। तो उदयपुर की एक महत्वपूर्ण नदी भी आप इसको कह सकते हैं। उदयपुर को क्या कहा जाता है? झीलों की नगरी इसको कहा जाता है। लेक प्लेस भी यहाँ पे है, जग निवास, जग मंदिर भी यहाँ है, जो कि महत्वपूर्ण प्रश्न इनके बारे में बन चुके हैं। इस नदी की कुल लंबाई की अगर बात करें तो 371 किलोमीटर इसकी टोटल लंबाई है। प्रवास क्षेत्र की बात करें तो गुजरात और राजस्थान में है, यानी कि 40 से 50 किलोमीटर के मध्य राजस्थान में प्रवाहित होती है, और बाकी जो इसका क्षेत्र रहता है वो गुजरात के अंदर चला जाता है, यानी कि गुजरात के अंदर ज्यादा प्रवाह क्षेत्र है। अगर आपसे पूछूं कि अहमदाबाद किस नदी के किनारे है, तो ये आ जाएगा साबरमती नदी के किनारे, साबरमती। और इसी पे क्या बना हुआ है? साबरमती आश्रम है, साबरमती आश्रम। साबरमती आश्रम किसके द्वारा निर्माण करवाया गया था? गांधी जी के द्वारा। एक गाना भी आपने सुना होगा ना, दे दी हमें आजाद बिना खड़क बिना डाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। शायद पूरा तो मुझे नहीं आता है, इतना ही आता है। तो ये साबरमती का नाम आते से ही गुजरात आपको याद रखना है, प्रवाह के क्षेत्र में ज्यादा। अगर आपसे उद्गम पूछा जाए तो आपको उदयपुर राजस्थान लगाना है। प्रवाह क्षेत्र गुजरात एवं राजस्थान। आगे बढ़े, नेक्स्ट है साबरमती की मुख्य सहायक नदियां। तो मुख्य सहायक नदियों में से खारी क्या है? सबसे प्रमुख है या सबसे बड़ी सहायक नदी है? सबसे बड़ी सहायक नदी है, सहायक नदी है। सबसे बड़ी सहायक नदियों में से कौन है? खारी नदी। फिर आ जाएगी प्रमुख छोटी सहायक या बड़ी सहायक आप बोल सकते हो। सबसे महत्वपूर्ण तो खारी मैंने आपको बता दी है, क्योंकि साबरमती क्या होती है आगे चल के 2 भागों में हो जाती है, जो मैं आपको बताऊंगी। वाक्कल नदी, वत्तक नदी, मोहर नदी, हतमती नदी और मजम नदी, ये क्या है? प्रमुख रूप से साबरमती की सहायक नदियों में से एक है। आगे बढ़े, नेक्स्ट है साबरमती के किनारे बसे हुए 2 प्रमुख शहर हैं, जो कि गुजरात के महत्वपूर्ण शहर हैं। वाणिज्य राजधानी कहा जाता है, और एक और कौन सी राजधानी कहा जाता है? आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। तो दोनों की दोनों राजधानियों के रूप में भी आप कह सकते हैं अहमदाबाद और गांधीनगर को, अलग अलग क्षेत्र में। आगे बढ़े, नेक्स्ट है लूणी नदी। लूणी नदी, लूण यानी कि नमक। लूण कहाँ कहा जाता है? राजस्थान की मातृभाषा में लूण को नमक, नमक को लूण कहा जाता है। आपकी क्षेत्रीय लैंग्वेज में नमक को और किस नाम से जाना जाता है, वो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब लूणी नदी का नाम आते से ही खारापन आपको दिमाग में आ जाना चाहिए। लूणी नदी का उद्गम स्थल की बात करें तो अजमेर के पास नाग पहाड़ियों से हुआ है। अजमेर के पास में ही कौन आ जाता है? पुष्कर जी, जहाँ पे ब्रह्मा जी का एकमात्र मंदिर है, जो कि भारत में आपको
और कहीं पे भी देखने को नहीं मिलेगा। तो अजमेर और एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ पे है, तो वो अजमेर के अंदर है। 7 वंडर्स यहाँ पे बने हुए हैं। ऐसे तो बहुत सारी जगह है पर यहाँ पे भी महत्वपूर्ण है। कोटा में भी आपको देखने को मिल जाएगा, बहुत सारी जगह देखने को मिल जाएगा, किंतु अजमेर बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर राजस्थान की किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो तो अजमेर से संबंधित आपने क्वेश्चन देखे ही होंगे एग्जाम में। आगे बढ़े। नायक पहाड़ियों से होता है अजमेर के पास। लंबाई की अगर बात करें तो 495 किलोमीटर क्या है इसकी लंबाई है लूनी नदी की। इस नदी को आदि खारी और आदि मीठी नदी के नाम से भी जाना जाता है। और ये आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि किस स्थान से इस नदी का पानी मीठा होना शुरू हो जाता है, यानी खारापन इसका समाप्त हो जाता है। इस नदी का प्रवास क्षेत्र गुजरात एवं राजस्थान में होता है लूनी नदी का। आगे बढ़े। नेक्स्ट आता है लूनी नदी के किनारे बसे प्रमुख शहर है अजमेर, नागौर, पाली, जोधपुर और बाड़मेर एवं जालोर। अजमेर में क्या है, 2.5 दिन का झोपड़ा है, मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है। इसके अलावा अजमेर झील है, पुष्कर झील भी यहाँ पे है। तो अजमेर से संबंधित काफ़ी चीज़ें आपको पता है। नागौर जिले की अगर मैं बात करूँ तो टेक्सटाइल या मकराना मार्बल वगैरह के लिए ये जाना जाता है नागौर जिला। पाली की अगर बात करूँ तो पाली के मेहंदी को GI टैग मिला हुआ है, सोजत की मेहंदी, आपको पता होगा, सोजत वाला गाना भी आपने सुना होगा। जोधपुर को अगर बात करूं तो जोधपुर को सूर्य नगरी कहा जाता है, यानी कि उगते हुए सूरज की नगरी किसको कहते हैं, या सूर्य नगरी किसको कहा जाता है, तो जोधपुर को कहा जाता है। उगता हुआ सूरज का राज्य किसको कहा जाता है, वो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। बाड़मेर एवं जालोर यहाँ का एक लोकगीत जो है बहुत प्रसिद्ध है, क्षेत्रीय लोगों द्वारा गाया जाता है लोकगीत जो कि विश्व प्रसिद्ध है। आगे बढ़े। नेक्स्ट है लूनी नदी की प्रमुख सहायक नदियाँ। लूनी नदी की प्रमुख सहायक नदियों में से जवाई नदी, सूकड़ी नदी, गुहिया एवं बाड़ी नदी, झोजरी नदी, जवाई बांध, ये सारे बांध आ गए हैं, सारे के सारे बांध हैं। जवाई नदी, सूकड़ी नदी, गुहिया नदी एवं बाड़ी नदी। इसमें से सर्वप्रथम झोजरी नदी को अगर देखा तो दाएं ओर से मिलने वाली एक प्रमुख नदी है, दाएं ओर से मिलने वाली एक प्रमुख नदी है लूनी नदी। और अगर मैं आपसे पूछूं कि सबसे ज्यादा प्रमुख सहायक नदियों में से कौन एक है, तो सबसे बड़ी सहायक नदी है, सबसे बड़ी सहायक नदी है जवाई नदी, किसकी, लूनी नदी की। जवाई बांध, बांकली बांध और सरदार बांध और हेमवासा बांध, ये सारे के सारे बांध जो हैं लूनी नदी के ऊपर बने हुए हैं। किस पे बने हुए हैं, लूनी नदी के ऊपर। इनसे संबंधित इतने क्वेश्चन नहीं आएगा, सिर्फ आपसे नदी पूछी जाएगी, इसी वजह से मैंने आपको सिर्फ नदी बताई है। तो जवाई बांध, बाकली बांध, सरदार संबंध बांध, हेमवासा बांध, ये छोटे बांध हैं, किस नदी पर बने हुए हैं, लूनी नदी पर बने हुए हैं। आगे बढ़े। नेक्स्ट है गग्गर नदी। हिमाचल प्रदेश के शिवालिक पहाड़ियों से ये निकलती है। हिमाचल प्रदेश के मनाली के पास में एक शिवालिक की पहाड़ी है जहां से निकलती है गग्गर नदी। अब यह नदी भारत और पाकिस्तान में वर्षा ऋतु में चलने वाली एक मौसमी नदी भी है। भारत और पाकिस्तान में वर्षा ऋतु में चलने वाली मौसमी नदी, यानी कि गंगा, ब्रह्मपुत्र और सिंधु नदी है, इनमें कभी भी जल नहीं सुखाता है या जल परिवर्तित नहीं होता है। जैसे इस लेवल में बना हुआ है तो वो इसी लेवल में रहेगा, अप डाउन ज़्यादा नहीं होगा। पर बाकी जो छोटी नदियां हैं उसमें आपने देखा होगा कभी तो घाट बना देगी, कभी नदी घाटे बना देगी। कहने का मतलब इतना सा है कि कभी इतने चौड़े प्रवाह क्षेत्र में प्रवाहित होगी तो कभी बीच में ही चलेगी, मतलब इतना प्रवाह क्षेत्र है फिर भी इतनी ही बहेगी। तो आप मेरी बात समझ रहे होंगे। तो मौसमी नदियों से तात्पर्य यही होता है। इस नदी को हरियाणा के ओटुवियर बांध से पहले गग्गर नदी के नाम से जाना जाता है, और जैसे ही ओटुवियर बांध को क्रॉस करने के बाद इसको हकरा नदी के नाम से जाना जाता है। यानी कि इस नदी को हरियाणा में ओटुवियर जो बांध बना हुआ है उसमें जब ये एंट्री करेगी तब तक इसको गग्गर नदी के नाम से जाना जाएगा, और जैसे ही वो बांध को क्रॉस करेगी और उसको हकरा नदी के नाम से जाना जाएगा। यानी कि इस पार अलग नाम और उस पार
अलग नाम है, क्योंकि ये वाले क्वेश्चन कंफ्यूज करेंगे तो आपकी एग्जाम में जरूर ही बनेंगे। तो आप इसको भी अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। इस नदी को सरस्वती नदी के नाम से या इसके सरस्वती का दूसरा रूप भी इसको कहा जाता है। सरस्वती का दूसरा रूप क्यों कहा जाता है? कहीं कहीं इसकी पानी की समाप्ति होने की संभावना होती है, थोड़ा पानी कम होता है, तो इसमें सरस्वती नदी का पानी मिलता है, इसी वजह से सरस्वती के नाम से भी इस नदी को जाना जाता है। आगे बढ़े, माही नदी। अब माही नदी की मैं बात करूं तो इस नदी का उद्गम मध्य प्रदेश के विंध्याचल पहाड़ों से होता है। माही नदी बैतूल की एक प्रमुख नदी है, यानी कि बैतूल जिले से इसका उद्गम होता है माही नदी का। यह नदी प्रमुख रूप से मध्य प्रदेश एवं गुजरात और राजस्थान में प्रवाह होती है, यानी कि 3 जिले तक जाती है। आपने देखा था नर्मदा नदी के बारे में, तो नर्मदा नदी भी मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान और महाराष्ट्र में जाती है और वहाँ पे क्या है, संयुक्त परियोजना बनाती है। तो यह नदी क्या है, प्रमुख रूप से मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और गुजरात और राजस्थान में प्रवाहित होती है। इस नदी के ऊपर क्या है, राजस्थान के बांसवाड़ा जिले एवं माही बजाज सागर बांध बना हुआ है। माही बजाज सागर बांध बना हुआ है। इसी के अलावा क्या होता है, कन्नाड़ा बजाज, कन्नाड़ा बजाज बना हुआ है, कन्नाड़ा बजाज भी बना हुआ है, कन्नाड़ा बजाज भी बना हुआ है। माही नदी का उद्गम बैतूल से नहीं होता है, धार जिले से होता है। कहाँ से होता है, धार जिले से क्या होता है, माही नदी का उद्गम कहाँ से होता है, धार जिले से होता है। इस नदी का उद्गम मध्य प्रदेश के विंध्याचल पहाड़ियों से होता है। इस नदी की प्रमुख रूप से मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान में प्रवाह क्षेत्र है। नदी के ऊपर राजस्थान का जो एक महत्वपूर्ण जिला है बांसवाड़ा, आपको पता है बांसवाड़ा और डूंगरपुर राजाओं की रियासत हुआ करता था, तो बीच में एक नदी है या पुल है, उसी की वजह से ये दोनों अलग हैं और दोनों भाइयों को अलग अलग राज शासन मिला था। यानी कि बांसवाड़ा डूंगरपुर एक जगह एक ही स्थान पे था, पर बीच में नदी होने की वजह से 2 शहर की स्थापना यहाँ हो चुकी है। यहाँ पे कौन सी जनजाति ज्यादा निवास करती है, आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। माही नदी को दक्षिण राजस्थान की स्वर्ण रेखा भी कहा जाता है, और ये वाला क्वेश्चन आप IMP लगाएंगे, क्योंकि काफी टाइम एग्जाम में रिपीट हुआ है कि राजस्थान की स्वर्ण रेखा किस नदी को कहा जाता है, माही नदी को कहा जाता है। उद्गम स्थान मध्य प्रदेश का है, किंतु राजस्थान की स्वर्ण रेखा कही जाने वाली नदी है माही नदी। इस नदी का एक और अन्य नाम है, इसे वांगड़ या कंठाल की गंगा के नाम से भी जाना जाता है। वांगड़ या कंठाल के गंगा के नाम से किस नदी को जाना जाता है, तो वो जाना जाएगा माही नदी को। नेक्स्ट है माही नदी की कुल लंबाई क्या है, तो माही नदी की कुल लंबाई है 576 किलोमीटर। यह भारत की एकमात्र ऐसी नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है, कर्क रेखा को 2 बार काटती है। और अगर मैं आपसे पूछूं कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है, 8 राज्यों से गुजरती है, 8 राज्यों से होकर गुजरती है। और एकमात्र नदी है भारत की जो कि कर्क रेखा को 2 बार काट देती है। भारत की एकमात्र ऐसी नदी है जो 2 बार काटती है। आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि मकर रेखा को काटने वाली कौन सी नदी है, क्योंकि ये वाला भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ चुका है और ये वाला भी आ चुका है। तो आप कमेंट जरूर करिएगा कि मकर रेखा को काटने वाली नदी कौन सी है। भारत की एकमात्र ऐसी नदी जो कि कर्क रेखा को 2 बार काटती है। माही नदी के प्रमुख सहायक नदियां देख लेते हैं, सोम नदी, झाखम नदी, चाप नदी, अनास नदी और मोरे नदी। सोम नदी और झाखम नदी क्या है, प्रमुख रूप से महत्वपूर्ण सहायक नदियों में से एक है, महत्वपूर्ण सहायक नदियों में से एक है, सहायक नदियों में से एक है, और ये इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। ये थी आज की अपनी सारी नदियों के बारे में विशेष जानकारी जो कि आपको समझ में आई होगी। अगर आपको आज का सेशन अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों के साथ में जरूर शेयर करें, और चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।